आरबीआई ने डाटा जारी किया है, अपना जो बुलेटिन जारी किया है उसमें अब साफ समझ में आ रहा है कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आरबीआई जो है रुपए को मजबूत नहीं बना पा रहा है, या मजबूती के लिए जो लेवल्स हैं रुपए को लेकर के उसको डिफेंड नहीं कर पा रहा है। आपको ये मालूम होगा कि ऐतिहासिक रूप से वर्ष 2025 में एशिया में ही नहीं, दुनिया के काफी बड़े तबके में रुपया जो है सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाली करेंसी है। हम इस वीडियो में बात करेंगे आरबीआई ने खुद क्या कहा है रुपए को लेकर के, क्या आगे उनका स्टांस हो सकता है, क्योंकि इससे फिर भारतीय बाजार बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। क्योंकि अगर रुपए में आप लगातार गिरावट देखेंगे तो बाजार कुछ भी करें उनका चलना कठिन होगा, मिड कैप स्मॉल कैप की प्रॉब्लम बनी रहेगी। लेकिन अगर आरबीआई अपनी स्टांस में बदलाव करता है, जो कि इस रिपोर्ट में दिखाई पड़ता है, उसके बाद ये भी है कि जो आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। टोटल रखने की बात करेंगे आपके सामने कोशिश कि क्या कुछ अब रुपए को लेकर के हो सकता है, कमजोरी का कारण क्या है, हर एक पहलू जो रुपए से और स्टॉक मार्केट रिलेटेड खबरों से जोड़ना चाहिए आपको रुपए को लेकर के, वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे ऐसे फैक्ट होंगे जो अभी तक आपने कहीं नहीं भी देखा है। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। अगर आप बात करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगर बात कीजिए तो आरबीआई की, तो आरबीआई ने ये रिपोर्ट जारी कर दी है और इस रिपोर्ट में जो मोटी मोटी चीज निकलती है, चूंकि हमारा फोकस रुपए को ऊपर के है, तो रुपए को लेकर के उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमारे जो गवर्नर हैं उन्होंने कहा कि रुपया जो है एक सर्टेन अमाउंट से तो हमेशा से कमजोर होता है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि 2014 से पहले, बेसिकली 2010 से पहले उन्होंने कहा 3.5% के रेट ऑफ रिटर्न से रुपया कमजोर होता था, और उसके बाद से जो रुपए की कमजोरी है 1990 से लेकर 2010 3.5% से रुपया कमजोर होता था, और अभी 2010 से लेकर 2026-2025 के पीरियड में रुपया करीब 3% सालाना दरों से कमजोर होता रहा है। तो उन्होंने ये बात कहने की कोशिश करी कि रुपए की जो ये कमजोरी है कहीं ना कहीं ये नॉर्मल है, इस बीच में कभी रुकता है और एकाएक करके कभी घट जाता है। ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उनकी बातों से ये लगता है कि वो बहुत ज्यादा रुपए को डिफेंड करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यही सेम चीज एफएम ने भी करीब 15 दिन पहले कहा था कि भारत का रुपया मार्केट कंडीशन पे जाएगा और मार्केट उसको डिसाइड करेगी कि वो कहां पर अपना स्थापित होगा। मुद्दा ये है कि अगर मार्केट उसको डिसाइड करेगी तो फिर बाजार उसको लेकर के निगेटिव दिखती है, लगातार दिखती रही है। मैं डेटा भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन यहां पर एक पहलू और भी इंपॉर्टेंट है कि जो रुपए की जो इस साल की गिरावट है, जहां पे करीब करीब 7% रुपया कमजोर हुआ आपका, यहां पर जब भारत में पुतिन के आगमन से पहले भारत ने ये बात स्पष्ट कर दी कि जो क्रूड की खरीद है वो अब भारत जो है चीन से जो आपका रूस से नहीं करेगा, और साथ में जो ट्रेड डील है वो नहीं हो पाई। आरबीआई के इस बुलेटिन में उन्होंने ये बात कही है कि जो ट्रेड डील है वो लेट हो रही है, संस्थागत निवेशक सेलिंग कर रहे हैं, कुछ बहुत सारे वो कारण जो आम समझ में जनरली आप देख रहे हो जिनकी बातें हो रही हैं, वही उन्होंने मोटा मोटी रखी। लेकिन यहां पर ये बात नहीं रखी गई कि एफपीआई का जो इन्फ्लो है, ठीक है, एफआईआई का जो इन्फ्लो है वहां पर सेलिंग दिख रही है कि जो स्टॉक मार्केट में विदेशी लोग हैं वो माल बेच रहे हैं। लेकिन जब सेबी का डाटा देखिए तो एफपीआई का जो टोटल नंबर निकलता है वहां पर इनफ्लो है, जिसको ऑलरेडी कई बार संसद में भी बताया गया है। तो अल्टीमेटली अगर एफपीआई इनफ्लो है तो डॉलर के ऊपर प्रेशर, रुपए के ऊपर प्रेशर उस कारण से नहीं आएगा। खैर, इस रिपोर्ट में उसको भी डाला गया है। अल्टीमेटली रुपया जो है 7% जो कमजोर हुआ है, और 90-91 के नंबर्स उन्होंने टच किए हैं। रुपए ने 91 दशमलव समथिंग का नंबर दो क्या आई थिंक 2-3 दिन पहले ही टच किया है। तो अभी गिरावट आपने रुपए में लगातार आप देख रहे हो। अब इसको डिफेंड करने के लिए आरबीआई ने क्या किया है, तो इसको डिफेंड करने के लिए आरबीआई लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन लग रहा है कि वो एक लिमिट से ज्यादा इसको डिफेंड नहीं करेंगे, और इसीलिए वो ये बयान कर रहे हैं कि जो है मार्केट कंडीशन के ऊपर छोड़ देना चाहिए, 3-3.5% घटता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात आपको समझना पड़ेगा कि उतने परसेंट से मिनिमम प्लस हो जाएगी आपकी मुद्रास्फीति, जो आप खर्च कर रहे हैं वो आपके ऊपर पड़ेगा। बहुत लोग को लगता है कि डॉलर के सापेक्ष रुपए की कमजोरी से क्या ही आपको फर्क पड़ेगा, आप तो रुपए में खर्चा करते हो। ऐसा नहीं है, किसी दिन विस्तार से इसको जरूर समझाऊंगा। लेकिन जो सबसे निचले तबके पर लोग होंगे, जो कम सैलरी ले रहे हैं, जो आम मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो मतलब आप मान के चलिए कि 80-90% लोग जो लोअर ट्रेजेक्टरी में ही हैं, क्योंकि भारत में आय असमानता बहुत विस्तार कर चुकी है, तो उनके ऊपर रुपए के गिरावट का बहुत ज्यादा ही असर पड़ेगा। लेकिन खैर वो अलग मुद्दा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ डेटा देखें तो सितंबर में सरकार ने यानी आरबीआई ने
$3.5 बिलियन की सेलिंग करी है, यानी डॉलर को बेचा है ताकि रुपए को मजबूत बनाएं। अक्टूबर में $4.2 बिलियन को किया गया है और ये अभी तक के हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो काफी बड़ा नंबर है, हाईएस्ट नंबर माना जा रहा है। नवंबर में $3.8 बिलियन हमने जो है बेचे हैं। इसके बावजूद भी हम पिछले सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में रुपए को डिफेंड नहीं कर पाए हैं या रुपए की मजबूती को कायम नहीं रख पाए हैं। 81-82 का रुपया 83 को ब्रेक करने के बाद अब 91 की तरफ बढ़ चला है और वहां पर वो लगातार काम कर रहा है। तो ये चीज दिखती है, यद्यपि इससे फॉरेन रिजर्व को डेंट लगता है और भारत का जो फॉरेन रिजर्व है वो बुरी स्थिति में नहीं है, लेकिन हाँ उसमें कमजोरी तो दिखती है जो कि $686 बिलियन के आसपास में आती है। यहां पर मुद्दा यह भी है कि एक लिमिट से ज्यादा आप रुपए को डिफेंड कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि फिर आपके फॉरेन रिजर्व के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन फॉरेन रिजर्व का प्रेशर अलग चीज, मगर रुपए की कमजोरी भी एक बड़ी भारी चीज है। अब अगर आप इस नंबर को समझिए तो टोटल ये जो नंबर है ये करीब करीब हो गया आपका जो है मतलब ये जो टोटल नंबर आपका मोटा मोटी जो ये आपका बन रहा है तो ये करीब करीब 95,000 मतलब 95,450 करोड़ अगर हम मान लें कि 83-84 की एवरेज वैल्यू पड़ी होगी रुपए को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि सितंबर में रुपया 81 के आसपास में था और अभी वो ऊपर है 90 आसपास। तो अगर एवरेज आप 83 माने, अगर आप एवरेज 84 मानेंगे तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए जो है सरकार ने यहां पर डाले हैं, यानी आरबीआई ने डाला है, जबकि मोटा मोटी क्या हो गया 11.5 बिलियन डॉलर, जो कि तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास का अमाउंट है, जिसको डालने के बावजूद भी रुपए को डिफेंड कर पाने में प्रॉब्लम तो फील हो रही है। और ये नंबर काफी बड़ा है क्योंकि मतलब इतना सब डालने के बावजूद भी हम रुपए को अगर डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम यह है कि फिर हम रुपए को डिफेंड करेंगे कैसे, क्योंकि रुपए को डिफेंड करना जरूरी है। क्योंकि अगर रुपए को हम डिफेंड नहीं करेंगे, डिफेंड करने का मतलब अगर हम उसको मजबूत नहीं बनाने की कोशिश करेंगे तो भारत एक नेट एक्सपोर्टर राष्ट्र तो नहीं है, भारत नेट इंपोर्टर राष्ट्र है। अगर इंपोर्टर है आप तो आपकी जो ब्याज है, सरकार जो ब्याज चुकता करती है वो आपके महंगे हो जाएंगे, यानी ज्यादा अमाउंट आपको ब्याज पे चुकता करना पड़ेगा। आपका जो बॉन्ड वैल्यू है वो कमजोर होगा, उसके यानी बॉन्ड यील्ड आपकी बढ़ जाएंगी। दूसरी चीज है कि जो आपका इन्फ्लेशन होगा वो बढ़ेगा, वो एक मजबूरी हो जाएगी आपके सामने। साथ में चूंकि आप मंगाते हैं, आपको बाहर से डॉलर दे करके खरीदना है, तो नेट जब आप खरीदार हैं और डॉलर ही आपके सापेक्ष मजबूत होगा तो आपको इंपोर्ट करना जाहिर सी बात है कठिन होता चला जाएगा। तो मल्टीपल फैक्टर हैं जिसके नाते भारत बहुत लंबा या बहुत मजबूत डॉलर को अफोर्ड भी नहीं कर सकता, उसको दिक्कत होगी। तो इसलिए ये अपने आप में एक डबल वहमी है कि उसको हमें डिफेंड करना ही पड़ेगा, लेकिन हम उसको डिफेंड कर भी नहीं पा रहे हैं। अब यहां पर मुद्दा यह है कि क्या हमारी इकोनॉमी इस तरह की कुछ प्रोडक्टिविटी दिखा पाएगी जिसमें हम उस तरह का कुछ उत्पादन करें और उसको हम एक्सपोर्ट कर पाएं और एक्सपोर्ट को बढ़ा पाएं, लेकिन वो फिलहाल अभी होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। तो ये एक अपने आप में एक प्रॉब्लम जरूर है और ये प्रॉब्लम आगे शायद आगे भी बनी रहेगी। वो ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी दूर होती हुए नहीं दिखाई पड़ेगी। यहां पर जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो नंबर आपने देखा था रुपए को लेकर के, तो रुपए को लेकर के मतलब जो नंबर देखा था आपने ये कि रुपया सबसे तेजी से कमजोर कब होना शुरू हुआ, जब हमने ये बात कर ली कि अब हम जो है क्रूड नहीं खरीदेंगे रूस के साथ। तो अगर वो एक ट्रिगर पॉइंट हुआ जिसके बाद लगातार रुपए में कमजोरी होती चली गई और उसके बाद भले ही एफआईआईज की सेलिंग तो वहीं पे कायम है, लेकिन उसके बाद जो रुपए का फ्री फॉल है वो बहुत ज्यादा हुआ है। तो अल्टीमेटली हमको, क्योंकि क्रूड जब हम खरीदते हैं, फिर मैंने कहा कि हम इंपोर्टर हैं तो हम सिर्फ क्रूड नहीं खरीद रहे हैं, हम हर चीज खरीद रहे हैं, लेकिन क्रूड चूंकि हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं, अपनी जीडीपी में ज्यादा क्रूड लाना पड़ता है, हमको मजबूरी है हमारी। तो चूंकि जब ज्यादा आप क्रूड खरीद रहे हैं तो उसके जब जैसे ही आपको समझ में आया, ये दुनिया को समझ में आया कि अब इनको क्रूड महंगा ही लेना पड़ेगा, तो फिर वहां के नाते जो रुपए की सॉर्टिंग है दुनिया में बड़ी, जिसके अगेंस्ट में डॉलर की सॉर्टिंग आरबीआई को करनी पड़ेगी। चूंकि वो दोनों सॉर्टिंग के चक्कर में फिर फाइनली आपको क्या दिखता है कि रुपया और कमजोर होता चला गया। तो वो ट्रिगर पॉइंट बना। अगर अमेरिका से डील मिल जाए, यानी अमेरिका डील कर दे और जल्दी से कोई डील फाइनल हो जाए भारत की, तो थोड़ा सा हमारा जो है मामला थोड़ा सेटल हो जाएगा। टैक्स को अगर आप बात करिए 50% टैक्स है, तो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है और एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हम अमेरिका को ही करते थे, वहां पे 9 से 10% का डेंट लगा है, तो वहां से भी स्थिति खराब रही है। यद्यपि भारत बहुत कोशिश कर रहा है, जैसे अभी न्यूजीलैंड के साथ आपने एफटीए किया, वहां पे एक्सपोर्ट करना आसान होगा आपके लिए।
मैक्सिको से आज बात चल रही है, जहां पर मैक्सिको ने चूंकि 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया है तो उसको हटाने की बात चल रही है कि वो भी 25 पे लेके आए। लेकिन अल्टीमेटली बहुत कुछ होता दिख नहीं रहा है और इस पूरे ट्रेड वॉर का जो एक विक्टिम बन गया वो भारत बन गया, क्योंकि चाइना तो फिर भी अपना एक्सपोर्ट किए ही जा रहा है, अल्टीमेटली उसके एक्सपोर्ट्स बढ़े ही चले जा रहे हैं। लेकिन भारत ना तो एक्सपोर्ट बढ़ा पा रहा है बल्कि इंपोर्ट करने में दुविधा हो रही है और उसके नाते हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। अब ये सारी जो प्रक्रिया है, ये जो सारी चीजें हैं, ये मार्केट में इंपैक्ट तो डालेंगी ही। पिछले 2 दिनों में भले ही आपने थोड़ी बहुत बाजारों में तेजी देखी है, लेकिन इसका असर जो है ब्रॉडर पिक्चर पर काफी बड़ा है। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में जिस तरह से आपने एक बेतहासा सेलिंग देखी है वो आपको समझ में आनी चाहिए। वर्ष 2024-25 में भारतीय स्टॉक मार्केट दुनिया में सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले बाजारों में सम्मिलित होते दिखे हैं, जहां ओवरऑल इंडेक्स हमारा 3-4-5% बढ़ता है, लेकिन अमेरिका जैसे स्टॉक मार्केट जो है करीब 15% से ज्यादा की रिटर्न दे चुके हैं इंडेक्स लेवल पर। स्टॉक लेवल पर स्थिति और भी खराब है। इंडेक्स तो फिर भी बेहतर है क्योंकि कुछ एक प्रमुख कंपनियों को म्यूचुअल फंड ने भी पूरी जान लगा के खरीदा है, लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देख रहे हैं तो वो मूवमेंट नहीं हो रही है। बाजारों में एक जो प्रॉब्लम है कि बाजार में उछाल आता है, 200-300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट निफ्टी ऊपर चली जाती है, लेकिन स्टॉक्स में उस तरह की तेजी नहीं आती है। 1-2 दिन की स्पाइक्स होती हैं, फिर वो वापस से सेलिंग हो जाती है। जैसे पिछले 2 दिनों के अंदर एक अच्छा स्पाइक देखने को मिला, लेकिन वो कहीं ना कहीं लग रहा है, अब जैसे आज का दिन एक पॉज का दिन हुआ तो अल्टीमेटली उस टाइप की स्थिति दिख रही है। तो कहने का यह अर्थ है कि रुपए की जिस तरह की प्रेशर बना रहेगा, यद्यपि आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो रुपया पहली बार शायद इस रिपोर्ट के बाद, चूंकि ये रिपोर्ट कल आई तो उसके बाद आज जो है आरबीआई ने डिफेंड करने की कोशिश करी है और बहुत समय गुजरने के बाद रुपया जो है 90 के नीचे आया है, यानी थोड़ा सा मजबूत जरूर हुआ है, लेकिन उसको 90 के आस पड़ोस में कायम रखना या 88 की रेंज में ला पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और हाईएस्ट एवर सेलिंग के बावजूद भी अगर हम रुपए को वहां पर नहीं ला पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए प्रॉब्लम बनी रहेगी। और ऐसे में आरबीआई थोड़ा थोड़ा करके ही सही ये हिंट देने लगा है कि वो मार्केट कंडीशन पर रुपए को छोड़ेगा, और इसके नाते फिर आपको और भी ज्यादा संभलना पड़ेगा, क्योंकि चेयरमैन ने, जब गवर्नर ने कहा कि 3-3.5% तो रुपया कमजोर होता ही रहता है, तो अब आप मान के चलिए 3-3.5% की स्पाइरल आपको मिलने वाली है, यानी हर साल 3-3.5% आप कमजोर होंगे। तो उसके नाते क्या होगा, जो भी कंपनियां इंपोर्ट कर रही हैं 3-3.5% तो उनका मार्जिन ऐसे ही चला जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि आप कुछ भी कर लो, चूंकि आपका रुपया ही कमजोर हो जाएगा तो 3.5% तो मार्जिन आपकी वैसे घटने वाली है। 3.5% से अगर कंपनी का मार्जिन घटेगा तो जो मार्केट में स्टॉक चल नहीं रहे हैं वो कैसे चलेंगे, क्योंकि मार्जिन तो इतना है ही नहीं है कि कोई 50-50% पे तो कंपनी काम कर नहीं रही है। अगर 14-15% जब कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो वो अपने आप से अगर उसका मार्जिन घट रहा है, उसमें 2-3% डॉलर के नाते घट रहा है, तो फिर आपको स्टॉक मार्केट की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा लंबे समय तक देखने को मिल सकती है। इसलिए ये बात इतना सहज नहीं है कि आप इसको बहुत आराम से ले लें, ये काफी कठिन चीज है और एज ए निवेशक तो ये काफी प्रॉब्लम की चीज है। पॉसिबिलिटीज इसीलिए बार बार दिखती हैं कि जो स्पाइक्स होते हैं वहां पर ट्रेडर अपनी भूमिकाएं बनाते हैं और कहीं ना कहीं वो वापस से एग्जिट करने के बारे में सोचते हैं। और ये भी है कि जो डॉलर मार्केट है वहां पर आपको ये ध्यान होगा कि एकाएक करके रूस के डील के बाद, एकाएक करके, जबकि कोई खबर नहीं आई थी, एकाएक करके रुपया ने 83 को ब्रेक किया था। और वो एक बहुत बड़ी मीडिया में तो रिपोर्ट नहीं बन पाई थी, लेकिन एक दिन में बहुत बड़ा मूवमेंट आया था। मैंने अपने वीडियो में जरूर उसकी चर्चा करी थी और उस दिन के बाद से रुपया फिर कभी मजबूत नहीं हो पाया। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो बॉन्ड, जो रुपए ट्रेड्स करते हैं वर्ल्ड मार्केट में, वहां पर जो है रुपए की स्थिति को लगातार कमजोर करेंसी के रूप में देखने की और आगे और भी देखने की जो प्रवृत्ति है वो ट्रेडरों में बनेगी, क्योंकि रुपया में ट्रेड हो रहा है तो वो बनेगी। तो हम आप भले नहीं ट्रेड कर रहे हैं लेकिन वर्ल्ड लेवल पर हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो प्रवृत्ति बनेगी और उसके नाते रुपए की शॉर्टिंग जो है वो आगे भी जारी रह सकती है। और अगर ऐसा रहेगा तो भारतीय बाजारों के लिए थोड़ी दुविधा बनी रहेगी। हाँ ठीक है, स्टॉक 2-4 स्टॉक ऊपर नीचे आगे पीछे होते रहेंगे, कुछ एक स्टॉक बढ़ते भी रहेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट खराब हो जाएगी वो नहीं होता, मार्केट का नहीं चलना भी अपने आप में खराबी ही है। बहुत लोग को लगता है कि मार्केट का खराब होने का मतलब वो घट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट अगर आपकी धीमी गति से, अब जैसे समझिए बाजारों में
अगर आप 20-25 साल का डेटा निकालिए तो हमारा इंडेक्स 12% का सीएजीआर देता है। अब अगर ये 12% का सीएजीआर न दे करके 9% के सीएजीआर पे आ जाए तो ट्रेन तो आगे बढ़ रही है लेकिन उसकी गति स्लो हो गई, और वही दिख रहा है कि जो है गति हमारे ट्रेन की स्लो होती दिखाई पड़ रही है। हमारी कंपनियों के मार्जिन सिकुड़ रहे हैं और वो गति भी उनकी स्लो होती दिखाई पड़ रही है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है और रुपए को लेकर के ये चीजें आपको समझनी है कि क्यों इसका ये बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है स्टॉक मार्केट पर। जैसा मैंने कहा कि जो आम तबका है, जो सबसे यूं कहिए जो सबसे गरीब लोग हैं, वहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा रुपए के कमजोर होने का, और लगभग 90% लोगों के ऊपर पड़ेगा। उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करूंगा क्योंकि आपकी आमदनी के हिसाब से उसको जोड़ के समझना जरूरी है। लेकिन ये बात कह देना कि रुपए के कमजोर होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह से भारतीय नेता बात करते हैं वो भी अपने आप में बड़ा ही असहज करता है कि सांसद होकर के लोग कहते हैं कि हम तो रुपए में खर्चा करते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है कि डॉलर मजबूत हो रहा है या कमजोर। ये बताता है कि किस तरह के लोगों का चुनाव किया जाता है और किस तरह की जनता है वो नेता समझते हैं, और वो आपके साथ उस तरह की बात कर रहे होते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है, लेकिन खैर, तो अल्टीमेटली आपको ये समझना पड़ेगा, इस डिस्कोर्स पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बहुत पैनिक जब आप करोगे कि मार्केट में नहीं चल रही है, तो हो सकता है मार्केट अभी काफी लंबे समय तक धीमी गति से ही आगे की तरफ बढ़े, कोई बहुत मूवमेंट ना मिले, आराम आराम वाली मूवमेंट रहे जिसमें आप धीरे धीरे करके इंडेक्स लेवल पर आप ऊपर जाओ या स्टॉक लेवल पर भी धीरे धीरे करके ऊपर जाओ। तो इससे मोमेंटम आपका खराब होता है। अगर आप शताब्दी की स्पीड में चल रहे थे तो हो सकता है कि आप जो है पैसेंजर की स्पीड में चलने लगे, जो कि इस पूरे साल आपने देखी है। तो गति आपकी धीमी होनी भी अपने आप में एक ऑटोमेटेड करेक्शन होता है, और वो जरूर देखने को मिल रहा है। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी, हो सकता है आपको कुछ नए कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल आपसे नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।